सो IBPS PO एंड क्लर्क 2021 की नोटिफिकेशन आने को है और आप में से काफ़ी लोग जो पहली बार इस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं या फिर पहली बार बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर IBPS PO एंड क्लर्क एज अ बिगिनर। कि हम सबसे पहली बार इस फील्ड में आ रहे हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्ज़ाम सबसे पहली बार देने जा रहे हैं, तो सर हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। या फिर मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन कि मुझे रोज़ाना इंस्टाग्राम पेज ऑफिशियल IBPS_गुरुजी पे पूछा जाता है कि रोज़ाना कितने घंटे पढ़ना चाहिए जिसकी मदद से हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एग्जाम पैटर्न का नॉलेज होना। एग्जाम पैटर्न क्या है? देखो, एग्जाम 3 फेज में होती है। पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है, फिर मेन एग्जामिनेशन होती है और फिर इंटरव्यू होता है। अगर क्लर्क की एग्जाम है तो इंटरव्यू नहीं रहेगा, केवल पीओ की एग्जाम के लिए इंटरव्यू आता है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्रैक करोगे तो ही मेंस एग्जाम देने को मिलेगा और मेन एग्जाम क्रैक करोगे तो ही इंटरव्यू देने को मिलेगा। और क्लर्क में इंटरव्यू नहीं है तो क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होगा, क्लर्क में केवल मेंस एग्जाम के बेस्ड ऑन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब सबसे पहला काम है, हमारा टास्क है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्रैक करना। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में रीजनिंग सब्जेक्ट होता है, उसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 35 मार्क्स होते हैं और सेक्शन के लिए 20 मिनट का समय दिया जाता है। दूसरा होता है मैथ सब्जेक्ट जिसको क्वांट बोलते हैं, 35 क्वेश्चन उसके होते हैं, 35 मार्क्स भी उसके रहते हैं और उसके लिए भी सेपरेट 20 मिनट का समय दिया जाता है। और तीसरा टॉपिक होता है इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स रहते हैं और उसके लिए भी 20 मिनट का समय दिया जाता है। टोटल अगर आप जोड़ दोगे तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 मार्क्स बन जाएंगे और टोटल समय भले ही 1 घंटा बन जाए बट वो सेक्शन वाइज 20 मिनट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अल्टीमेटली सेक्शन वाइज 20 ही मिनट मिलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखने वाली बात, एग्जाम ऑनलाइन होगा, ठीक है। क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन और उसके पीछे 5 आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। फिर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगा। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हो, यानी अटेम्प्ट करते हो गलत होता है, तो वो क्वेश्चन का मार्क्स तो नहीं मिलेगा, प्लस आपके अर्जित मार्क में से 1/4 चला जाएगा, यानी 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे एक क्वेश्चन के, एक रॉन्ग क्वेश्चन के, ठीक है। और एग्जाम का लैंग्वेज जो होगा ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा और क्लरिकल के लिए रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल होगा, वो आपको नोटिफिकेशन में रीजनल लैंग्वेज मिल जाएगी। अब यहाँ पे दूसरी चीज, सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है, यानी रीजनिंग का मिनिमम कट ऑफ होता है, कुछ सेक्शन में क्वांट का भी मिनिमम होता है और इंग्लिश का भी मिनिमम होता है। अब ये कट ऑफ एग्जाम के बाद डिसाइड होता है, एग्जाम से पहले डिसाइड नहीं होता है। और आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है। एक बार फिर से समझना, सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है। अगर मैं कह दूं कि आपका 65 कट ऑफ रहा है ओवरऑल, ठीक है, आपका रीजनिंग में 35 मार्क है, मैथ्स में 35 मार्क है, 70 तो हो गया, यानी आपने कट ऑफ क्लियर कर दिया। बट इंग्लिश में, इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ आप क्लियर नहीं कर पाए हो, यानी इंग्लिश में आपके मतलब मान लो कि 5 मार्क है और सेक्शनल कट ऑफ 10 मार्क पे अटका है, तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे क्योंकि आपने कट ऑफ क्लियर नहीं किया है सेक्शनल। या फिर ऐसा हो सकता है कि इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ आप क्लियर कर लो 15 मार्क्स से और यहाँ पे आपके 15 ही मार्क हो और यहाँ पे भी 15 ही मार्क हो, यानी आप ओवरऑल 65 क्वालिफाई नहीं कर पाओ तो भी आप सिलेक्ट नहीं होंगे। तो अल्टीमेटली आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है, जो सेक्शनल का मिनिमम कट ऑफ डिसाइड हो, और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है जो एग्जाम के बाद डिसाइड होता है। सारे कट ऑफ एग्जाम के बाद डिसाइड होते हैं, एग्जाम से पहले कोई भी कट ऑफ डिसाइड नहीं होता, तो उस चीज का ध्यान रखें। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। तो आपको पता चल गया प्रीलिमिनरी का एग्जाम पैटर्न ये रहता है। मेन एग्जाम में आपके 2 सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर रीजनिंग के साथ काफ़ी क्लब हो चुका है काफ़ी एग्जामों में, तो उसकी बातें बाद में, जब स्ट्रेटेजी आएगी, एग्जाम आएगी, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल प्रीलिमिनरी पे फोकस करते हैं क्योंकि प्रीलिमिनरी क्रैक होगी तो ही आप मेंस के लिए जा पाओगे। तो प्रीलिमिनरी का एग्जाम पैटर्न मैंने आपको क्लियर कर दिया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप डिस्क्रिप्शन में यानी कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरी करूंगा। दूसरा पॉइंट है सिलेबस। देखो, आपके पास जो काफ़ी मार्केट में ऐसी बुक्स होती है जो ऑल इन वन बुक्स होती है सभी एग्जाम्स के लिए, बैंक के लिए, एसएससी के लिए या फिर रेलवे के लिए, तो वो बुक्स फॉलो नहीं करनी है। अगर वो बुक्स कर भी रहे हो तो आपको सिलेबस ट्रेस करके पढ़ना है, क्योंकि आप ऑल इन वन बुक्स पढ़ोगे तो उसमें पूरा रीजनिंग होगा, जबकि बैंक पीओ एंड क्लर्क में
जो एग्जाम्स में रीजनिंग आता है वहीं पढ़ना है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखो, सिलेबस मस्ट फॉलो करो। सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है आप चैनल पे, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को विजिट करके सिलेबस देख पाओगे। नेक्स्ट काम है आपका बेसिक्स को रेडी करना। देखो सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए, बेसिक्स रेडी सही होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे बेसिक्स के बेस्ड ऑन क्वेश्चन ज़्यादा सही आ रहे हैं। तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए रीजनिंग का, मैथ्स का और इंग्लिश का। देखो रीजनिंग का बेसिक्स, रीजनिंग पूरा सब्जेक्ट नया है तो आपको टाइम लगेगा 30 डेज 40 डेज, बट मैथ्स तो आपने 10th में पढ़ाई है, वही मैथ्स का लेवल होगा तो आपको रिवीजन हो रहा होगा वैसा ही लगेगा। इंग्लिश भी एज वेल 10th का ही लेवल है, तो आपको मैथ्स और इंग्लिश तो जाने पहचाने से मिलेंगे, बट अल्टीमेटली बेसिक्स आपको रेडी करना है। उसके लिए आपको मैंने 40 डेज के स्टडी प्लान का एक प्लेलिस्ट दे दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के अंत में आप वो वीडियोस, बेसिक वाले वीडियोस ज़रूर देख लेना, और बुक्स भी परचेस कर लो। मैंने ऑलरेडी बुक्स रिकमेंड कर दी है IBPS पियोन क्लर्क के लिए, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट काम है आपका स्पीड इंप्रूव करना। देखो आप बेसिक्स तो पढ़ के कर लोगे, सिलेबस फॉलो करोगे, बेसिक सीख लोगे, तो उससे क्या होगा कि आपका बेसिक रेडी हो जाएगा, बट आपकी स्पीड नहीं होगी तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको 35 क्वेश्चन बनाने हैं केवल 20 मिनट में। यानी अगर आप हार्डली देखोगे ना तो 37 सेकंड्स में आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, तभी 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे। तो अल्टीमेटली आपके पास स्पीड होगी तो आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जैसे क्लरिकल की एग्जाम में 10 सिंप्लीफिकेशन आते हैं, अब 10 सिंप्लीफिकेशन 10वीं स्टैंडर्ड वाला बच्चा भी सॉल्व करेगा, 12वीं वाला भी करेगा, ग्रेजुएट भी करेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर एग्जामिनर आपको कम समय दे रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ लॉजिक यूज़ करने होते हैं, तो जिसको बोलते हैं वैदिक मैथ्स ट्रिक्स। काफ़ी लोग उसको स्पीड मैथ की ट्रिक्स भी बोलते हैं। तो स्पीड मैथ की ट्रिक आपको यूज़ करनी चाहिए, जिसकी मदद से आप अपनी स्पीड इंप्रूव कर सकते हो मैथ्स में। उसी तरह रीजनिंग और इंग्लिश में भी ट्रिक्स यूज़ करनी चाहिए, जहाँ पे ट्रिक्स यूज़ हो सके वहाँ पे, ताकि आपका कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन बन पाए और आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, अब स्पीड इंप्रूव करने के चक्कर में अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करोगे तो भी कोई फायदा नहीं है। आपने बेसिक सीख लिया, स्पीड इंप्रूव कर ली, बट एक्यूरेसी में मात खाए। यानी आप अगर रीजनिंग में 35 अटेम्प्ट करते हो और आपके मार्क्स आ रहे हैं 15, तो वो कोई फायदे की बात नहीं, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिल रहा है और आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिल रहा है और आपका स्कोर भी कम हो रहा है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी भी काफ़ी रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम्स होता है वो मल्टीपल शिफ्ट में होता है। अब जब एग्जाम मोर देन 1 शिफ्ट में होता है तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन लगता है, क्योंकि डेफिनेटली सारे अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है आपका, तो उसमें से किसी एक शिफ्ट में ही होगा। हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में एग्जाम पेपर टफ आ जाए या फिर किसी और की शिफ्ट में एग्जाम पेपर इजी आ जाए। तो ये जो लेवल है ना पेपर का लेवल, वो इजी मॉडरेट डिफिकल्ट होने की वजह से वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं मार्क्स का। यानी अगर आपका पेपर का लेवल टफ आया है तो आपके मार्क्स, अगर एक्यूरेसी ज़्यादा सही होगी तो आपके मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। यानी आपने अटेम्प्ट भले ही 55 किए होंगे, बट आपका मार्क्स 50, 56, 58, 60, 65 हो सकता है। मतलब अटेम्प्ट से ज़्यादा मार्क्स हो सकते हैं, और अगर पेपर लेवल इजी होगा तो आपका मार्क्स रिड्यूस भी हो सकता है। बट एक्यूरेसी जितनी सही होगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव भी कम लगेंगे और आपके मार्क्स भी टोटल आएंगे। यानी आप 70 अटेम्प्ट करोगे 70, तो आपके मार्क्स भी 70 आएंगे, तो वो काफ़ी फ़ायदे में रहोगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको एग्जाम पैटर्न देखना था, मैंने आपको बता दी। सिलेबस आपको मैंने ऑलरेडी दे दिया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेसिक्स के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट है पूरा, आप वहाँ से बेसिक सीख जाओगे। आपको बुक्स भी मैंने रिकमेंड कर दी है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्पीड इंप्रूव करनी है तो आपको वैदिक मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे पेज भी मिल जाएगा वैदिक मैथ्स ट्रिक्स करके। वहाँ पे जो जो ट्रिक्स अपलोड की है वो उनका यहाँ पे यूटिलाइज करो, यूज़ करो और अपनी स्पीड इंप्रूव करो। और एक्यूरेसी मेंटेन करना है। अब एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए एक दूसरा तरीका भी है, आपका मॉक टेस्ट देना। वीकली 2 मॉक टेस्ट दो। अब मार्केट में काफ़ी सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी चीप रेट में प्रोवाइड करते हैं। 500-600 में आपको पूरा मॉक टेस्ट मिल जाएगा, तो मॉक टेस्ट खरीद लो।
या फिर फ्री में भी मिल रहा है तो फ्री वाला भी यूज़ कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट वीकली 2 मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। मॉक टेस्ट देने से ही आपको रियल आपका वैल्यू प्लेस पता चलेगा कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो, अपनी एक्यूरेसी कितनी है वो पता लगेगा, स्पीड कितनी है वो पता लगेगा, और कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो ऑलवेज इसको फॉलो करो, मॉक टेस्ट दो, उसको सॉल्व करो, फिर जो जो गलत हुआ है उसको रिवाइज करो और अपना स्कोर बढ़ाओ। नेक्स्ट है रिवीजन। जी हाँ, आप पढ़ने के बाद आपका बेसिक क्लियर करने के बाद रिवीजन करना रह जाओगे तो आप वो चीज़ भूल जाओगे, या फिर एग्जाम के लिए अभी टाइम है तो भी भूल जाओगे। तो आपको रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी रिवीजन करना है। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो अपलोड कर दूंगा नोटिफिकेशन आने के बाद, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मिल जाए। ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं जहां से ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है, और काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां से 1-2 मार्क का ही आता है। तो वैसे टॉपिक्स मैं आपको बताता हूं, तो जान रहे वो वीडियो जरूर चेक कर लें जब भी मैं अपलोड करूं। नेक्स्ट पॉइंट है चेक प्रीवियस ईयर्स मेमोरी बेस्ड पेपर। यानी आईबीपीएस कभी पेपर तो बाहर लाने नहीं देता, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, जो क्वेश्चन याद रहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो टीचर्स है, फैकल्टीज हैं, वो पेपर सेट कर देते हैं। यानी आपको उसके मिलता जुलता पेपर मिल जाएगा, मेमोरी बेस्ड पेपर जिसको बोलते हैं। आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आईबीपीएस गुरुजी। टेलीग्राम पे जाके सर्च करो आईबीपीएस गुरुजी और ज्वाइन हो जाओ, और वहां पे सर्च कर लोगे कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स, तो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज़ ज़रूर एक बार सॉल्व करें ताकि आपको पता चले कि कौन से लेवल का आ रहा है। डेफिनेटली पीओ का लेवल टफ रहेगा क्लरिकल के एग्जाम से, वो चीज़ ध्यान में रखना। क्लरिकल का लेवल इजी होगा तो उसमें कट ऑफ भी हाई रहता है, पीओ का लेवल टफ होगा तो कट ऑफ उसमें क्लरिकल के कंपैरिजन में कम जाता है। बट डिपेंड अगेन बहुत सारे फैक्टर पे करता है कट ऑफ, तो कट ऑफ की बात अभी ज़्यादा ना करें तो ही सही है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी। मैं डेली कितने घंटे पढूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाए। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लोग बिना पढ़े भी हो जाते हैं अगर उनका फाउंडेशन सही है तो। क्योंकि रीजनिंग ही पढ़ना है, मैथ्स तो 10 तक का ही, इंग्लिश भी 10 तक का ही, जो आप पढ़ के ही आए हो। अगर आपका वहां अपने अच्छे से पढ़ा है तो आप अभी भी सॉल्व कर ही पाते होते। बट अगर आइडियली पूछा जाए कि दिन कितना आपको कम से कम समय में सिलेक्शन चाहिए, जैसे कि 1 महीने 2 महीने 1.5 महीने में ही सिलेक्शन चाहिए, तो आपको दिन का कितना घंटा इनपुट करना चाहिए। तो आपको आइडियली 6 to 8 आवर्स तो मिनिमम देने चाहिए दिन के, क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है और पेपर का लेवल भी उतना आता है कि आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि आपकी प्रैक्टिस, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपके अटेम्प्ट ही आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। तो आपको दिन के 6 से 8 घंटे तो प्रिपरेशन करनी ही चाहिए। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, और अगर आप वर्किंग हो तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, बट 4 से 5 घंटे तो मिनिमम चाहिए ही रहेगा वर्किंग वालों के लिए भी, तो ही आपको जल्द से जल्द रिजल्ट मिलेगा। वरना आप कम समय दोगे तो आपका टाइम स्ट्रेच हो जाएगा, आपको समय ज़्यादा लग जाएगा। तो आपका सीधा गणित है, आप जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे उतना सिलेक्शन आपको जल्दी मिलेगा, एग्जाम भी जल्दी आएगी। ठीक है, तो जैसे ही एग्जाम आएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी, मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो दे दूंगा। ये थी बिगिनर्स के लिए स्ट्रेटेजी। आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश पूरी करूंगा। और ये सारे वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जैसे कि पीओ का एग्जाम का टेंटेटिव डेट्स, क्लर्क का एग्जाम का टेंटेटिव डेट्स, बेस्ड बुक्स, पीओ की सैलरी, पीओ का सिलेबस, अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स, NISEL AO प्रिलिमिनरी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसका सिलेबस, उसकी सैलरी, और भी कई सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और चैनल पे भी मिल जाएंगे। तो ये सारे वीडियोस देख लो अगर आपको कोई रिलेवेंट लगे तो। और ये रहा 40 डेज का स्टडी प्लान जो आपको बेसिक सीखने में मदद रूप रहेगा रीजनिंग के लिए, एज वेल एज मैथ्स का मैंने बेसिक वीडियो आपको दे दिया है, आप यहाँ से बेसिक सीख पाओगे। तो ये दोनों प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी बिगिनर्स है तो उनको भी स्ट्रेटेजी के बारे में पता चले। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।